हेलो बच्चों, आज का लेक्चर अपना कैपेसिटेंस पे है। लास्ट लेक्चर में हमने इसी चैप्टर में, कैपेसिटेंस के चैप्टर में, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, उनकी डेफिनेशंस, एक्सटर्नल फील्ड में उनका बिहेवियर और रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, उन सब के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब होता है एक कंडक्टर अपने अंदर कितने चार्ज को रख सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेता हूँ जिसकी रेडियस कितनी है r। अगर आप इसको चार्ज करते हो तो ये चार्ज होता है। ओके, ये कितनी देर तक चार्ज होता है? जितनी देर आप चार्ज करते हो, लेकिन इसकी एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ये अपने अंदर कैरी कर सकता है। उसके बाद का चार्ज इसमें लीक आउट होना शुरू हो जाता है और बाहर चला जाता है। उसका रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, और होल्ड भी कह सकते हैं आप, द चार्ज inside it. Electrical capacitance, the ability to store or hold the charge inside it. होता क्या है जब हम इसको चार्ज देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चार्जिंग करते हैं, Q चार्ज प्लस के, हम इसको लगातार इसको पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में और इसकी सरफेस का जो आपकी मेटल है या कंडक्टर है उसकी सराउंडिंग में और इसका क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो हम कहते हैं जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसकी पोटेंशियल बढ़ती है। कितनी पोटेंशियल ज़्यादा होती है? पोटेंशियल बढ़ती जाएगी अगर चार्ज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हम एक कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं विच इज़ C। दिस C इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसी का हमने नाम दिया हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया अपना कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, और यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, Q/V। ओके, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई? इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट पोटेंशियल। मीन्स अगर हम यहाँ से इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है कि हम किसी बॉडी को चार्ज दें, चार्जिंग करें, और उसकी कितनी पोटेंशियल बढ़ जाए, यूनिट अमाउंट पोटेंशियल बढ़ जाए, यूनिट अमाउंट में पोटेंशियल बढ़ जाए। पोटेंशियल तो बढ़ रही है ना चार्ज से, ये 1 वोल्ट बढ़ जाए अगर हम इसको चार्ज दें तो हम कहेंगे उसको C कह देंगे, उसकी कैपेसिटेंस बोल देंगे। दिस इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमारे पास कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली तो ये डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि ये अपना कंडक्टर है, इसकी साइज़ क्या है और इसकी शेप क्या है। इसकी शेप पे भी डिपेंड करती है, अगर ये लार्ज साइज़ का होगा तो इसकी कैपेसिटेंस लार्ज हो जाएगी। सेकेंडली ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग, मीन्स इसके चारों तरफ का जो नेचर है। आई रिपीट, अगर कंडक्टर के चारों तरफ का जो नेचर है, इसकी सराउंडिंग का जो यही नेचर है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। साइज़ पे डिपेंड कर गई, ओके, मीडियम पे डिपेंड कर गई, सराउंडिंग का मीडियम पे डिपेंड कर गई। थर्ड, ये इस पे भी डिपेंड करती है कि आसपास नेबरिंग में आपने दूसरे कंडक्टर्स को रखा हुआ है कि नहीं। इसके आसपास अगर दूसरा कंडक्टर यहाँ प्लेस कर दिया तो भी इसकी कैपेसिटेंस बदल सकती है। तो हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर्स, द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर्स सराउंडिंग इट। ओके, ये हमारे पास कुछ इसके इफ़ेक्ट हो जाएंगे, कुछ पैरामीटर हो जाएंगे जिन पे ये डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हो जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये कभी भी डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ मटेरियल पे।
ये मटेरियल हमने किसका लिया है, आयरन का है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, इस पे नहीं डिपेंड करती। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, ये याद रखना, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है आपकी ये कैपेसिटेंस। तो ये था आप लोगों को कैपेसिटेंस। अब अगर हम इसको वन टाइम कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में अगर बात करते हैं तो देखते हैं कैपेसिटेंस यूनिट क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, C = Q/V। तो चार्ज यूनिट हमने पढ़ी है, क्या होती है 1 कूलाम कह सकते हैं इसको, और इसको हम मान लेते हैं 1 वोल्ट। तो हमारे पास यूनिट हो जाती है कूलाम/वोल्ट। इसको हम माइकल फैराडे, जो हमारे पास महान फिजिसिस्ट हुए, उनके नाम पर इसको हम कह देते हैं जूल। इसको पूरे को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी जूल नहीं, सॉरी इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये 1 फैराडे के रूप में F कह देते हैं इसको, और F रिप्रेजेंट फैरेड, 1 फैरेड। तो 1 कूलाम/वोल्ट को 1 फैरेड भी कह देते हैं। ये हो गया हमारे पास यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो हम कह सकते हैं फैरेड इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो फैरेड है वो हमारे पास बनती है 1 कूलाम/वोल्ट। ये बहुत ही लार्ज यूनिट है, और 1 फैरेड को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। 1 फैरेड बहुत लार्ज कैपेसिटेंस है। इसके लिए कंडक्टर के साइज़ को, कंडक्टर की जो रेडियस है उसको 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर होना पड़ेगा। इतना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटेंस चाहिए, कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। तो आप देख सकते हो कि 1 फैरेड को रखने के लिए इतने बड़ी किलोमीटर की रेडियस चाहिए, जो कि हमारे पास अर्थ की रेडियस से भी 1500 गुना बड़ा है। यानी अर्थ से भी 1500 गुना बड़ा जो कंडक्टर होगा वो अपने अंदर कितनी कैपेसिटेंस रख सकता है, 1 फैरेड। इट मीन्स इज ए लार्ज वैल्यू। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो मिली फैरेड होती है, या माइक्रो फैरेड होती है, या फिर पिको फैरेड हो जाती है, या फिर नैनो फैरेड हो जाती है। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकल यूनिट्स में कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इस रेंज में होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसके डायमेंशंस फार्मूले की। डायमेंशन फार्मूले में चार्ज का डायमेंशन फार्मूला देखिए हमारे पास क्या होता है। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है AT, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात है तो चार्ज ऊपर चला गया तो फिर से AT हो गया। अब वर्क डन की यूनिट डायमेंशन फार्मूला हमें पता होता है, तो ये A2T2 हो गया, और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला होता है, जूल होती है इस यूनिट M2 mL2 M सिंगल होता है, सॉरी mL2 T-2, ये हो गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो डायमेंशंस आ जाती हैं M-1 L-2 T4 A-2। ये आपकी डायमेंशन फार्मूला बन गया, M-1 L-2 T4 A2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम जानते हैं कि एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है, और हमने स्फेरिकल कंडक्टर को ही शुरू में लिया था, तो वही स्फेरिकल कंडक्टर मैं दोबारा से ले देता हूँ, और इसके ऊपर मान लेता हूँ चार्ज है क्यू चार्ज हम इसको लगातार प्लस क्यू इसको दे रहे हैं, इसके ऊपर लगातार कितना चार्ज है क्यू है। इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर, ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होगी, द पोटेंशियल ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी क्यू, पोटेंशियल की वैल्यू आप जानते हैं Q/4πε0 एंड द डिस्टेंस मींस r, रेडियस ऑफ कंडक्टर। नाउ एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो हम यहाँ पर इस पोटेंशियल की वैल्यू को इसको
हम इस वैल्यू को इसमें इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फिर ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैंसिल आउट हो गया और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी क्या बन गई, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, कैपेसिटेंस जो है स्फेरिकल कंडक्टर की वो प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस है, यानी रेडियस अगर बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस भी लार्ज हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास इसकी वैल्यू, कंडक्टर की वैल्यू, कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय ए डिवाइस कैपेसिटर। कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो चलिए कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ए कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर होती है एक डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस। कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं, जैसे ये मैंने कंडक्टर ले लिया, इसको हम लगातार चार्ज करते हैं तो होता क्या है, इसकी पोटेंशियल इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो बाहर सराउंडिंग में फॉर एग्जांपल एयर है उसके आयंस को ये ब्रेक डाउन कर देती है, यानी प्लस माइनस जो आयन इकट्ठे हैं बाहर उनको प्लस और माइनस को ये अलग अलग कर देती है। इस तरह से ये टूट जाते हैं और इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम एक कंडक्टर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज, मैंने बात की थी कि लीक आउट होना शुरू हो जाता है, उसी लीक आउट के फिनोमिना को समझा रहा हूँ। क्या होता है, कंडक्टर को अगर हम लार्ज अमाउंट में चार्ज देते हैं तो चार्ज की वजह से उसकी पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाती है और वो पोटेंशियल एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाती है, V = ED। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो एक ऐसा फील्ड सेटअप कर देती है बाहर, उसकी वजह से बाहर के एटम जो हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन होकर उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाती है, वो टूट जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं। नेगेटिव को तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव बाहर रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है तो आप इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 ही है, अब 101 देना चाहते हैं तो जो 1 बाद में देते हैं 100 के बाद वाला 1 उसकी वजह से बाहर टूट जाएगा और ये माइनस आके उसको कितना कर देगा, फिर से 100। तो माइनस आएगा तो एक को न्यूट्रलाइज कर देगा तो 101 से कितने हो जाएंगे, वापस 100 हो जाएंगे और जो बाहर है आपको बाहर जो चार्ज दिखाई देगा पॉजिटिव। फिर आपने 101 फिर करने की कोशिश की, इसने क्या किया, एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ बैठा था एयर का, उसको तोड़ दिया और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को छोड़ दिया। फिर से वहाँ कितने हो जाएंगे, 100 और बाहर आपको एक दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आप जितने दे रहे हैं वो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकल रहे हैं, ऐसा भर गया है। जैसे ये एक गिलास है पानी का, वो भर गया है और उस गिलास के अंदर अब क्या हो रहा है, अब आप और पानी डालो बाहर लीक आउट हो रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रही है। तो ये है लीकेज फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है, इसमें लीकेज दिख रही है। तो इसका मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर की लिमिट है, उसे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उसके अंदर ज़्यादा चार्ज की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, इसको होल्ड करना ये बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा, अगर हमें वैल्यू चाहिएगी लार्ज तो इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए हम एक डिवाइस बनाते हैं विच इज़ नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर कन्वीनियंस भी होती है हमारे लिए यूज़ करने में, और दूसरी बात ये जो है लार्ज कैपेसिटी इसकी होती है। तो होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय a capacitor? It is a pair of two conducting bodies. It is a pair of two conducting bodies which are separated by स्मॉल गैप। एक स्मॉल गैप से दो कंडक्टिंग बॉडीज़, और दोनों कंडक्टिंग बॉडीज़ के बारे में ये भी खास है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो ये हमारे पास होगी कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है, दो पैरेलल प्लेट होती हैं और इस तरह से दिखाई जाती हैं। वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए हम उसको ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे इस तरह से एक एरो लगा देते हैं। तो ये वेरिएबल के लिए हो गई और ये फिक्स कैपेसिटेंस के लिए सिंबल हो गई। तो ये हो गई हमारे पास कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक डिवाइस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमने एक
प्लेट, कंडक्टर भी कह सकते हो, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमने ले ली है। उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया, और वो एक कंडक्टर था तो उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आगे रुक जाता है, उसके बाद वो और ज़्यादा फर्दर चार्ज नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल 100 चार्ज के बाद ये और ज़्यादा चार्ज नहीं होती। रीज़न वही है जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, बाहर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है, क्रॉस हो जाती है, और आयंस जो है वो पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाते हैं और प्रोटॉन बाहर रह जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज लीक आउट होना शुरू हो जाता है। अब हमारा जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो क्या हुआ, Q/V। आपने 100 चार्ज फॉर एग्जांपल दिया, 100 वोल्ट फॉर एग्जांपल जनरेट हुआ, तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1। आप देखते हैं अगर 50 चार्ज दिया होगा तो 50 पोटेंशियल बनी होगी, इस हिसाब से भी 1। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये एक कांस्टेंट है, तो इसी कांस्टेंट को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है, तो उसको चेंज कैसे किया जाए, यही टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट के पास एक न्यूट्रल प्लेट इस तरह से प्लेस कर देते हैं। कंडक्टिंग बॉडी होता क्या है, ये पॉजिटिव होने के कारण इधर नेगेटिव, ये देखिए इधर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेता है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो उधर जाके बैठ जाते हैं। अब होता नेक्स्ट क्या होता है कि इसके इन बिटवीन जो पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है दोनों प्लेट के बीच में, वो शुरू में हम कहते हैं कि वो 100 थी, 100 वोल्ट ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट। अब हुआ क्या, ये नेगेटिव जो चार्ज हैं इनकी वजह से हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कोई पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल उस पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि वो 5 वोल्ट है, लेकिन वो नेगेटिव की वजह से है तो वो नेगेटिव की पोटेंशियल होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम मान लेते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हैं इसकी वजह से हम मान लेते हैं 2 वोल्ट है प्लस का। क्यों हमने अलग अलग क्यों माना ये, और इसका ज़्यादा इसका कम क्यों माना, तो रीज़न ये है कि नेगेटिव चार्ज नज़दीक हैं, तो हम जानते हैं अगर डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है नेगेटिव की वजह से ज़्यादा होगी और ये पॉजिटिव की वजह से कम होगी इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे इस जगह। और इसकी वजह से कितनी थी, 100, तो 3 पोटेंशियल्स हो गए यहाँ पर, 100 वोल्ट, -5 वोल्ट, +2 वोल्ट। और आप देखते हो कि इसका आंसर कितना आ गया है, ये आपका आंसर आ गया 95, यहाँ पे बच गया 95 + 2 97 हो गया। ठीक है, तो 97 वोल्ट इज द पोटेंशियल नाउ। तो यहाँ पर अगर 97 पोटेंशियल है तो हमने 100 वोल्ट से पोटेंशियल को कितना कर दिया, 97। तो 100/100 के बजाय 97 हो गया नीचे, और ये फैक्टर बढ़ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करके और कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो व्हेन पोटेंशियल डिक्रीजेज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। तो आपके पास अभी फिलहाल आपने क्या किया कि अब जो ये प्लेट है इसके पास अब आप फर्दर क्या कर सकते हो, 3 चार्ज और लेके आ सकते हो, क्योंकि अब कितने, देखिए 100 पे जाती है, अब इसकी पोटेंशियल यहाँ पर कितनी हो गई है सराउंडिंग की, 97 वोल्ट, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ आती है, 100 वोल्ट के ऊपर। तो अगर आप एक चार्ज और लाओगे तो हो जाएगा 98, एक और लेके आओगे तो 99, फिर एक और लाओगे 90, 100 हो जाएगा 99 के बाद। उसके बाद जब एक और लाओगे फिर वो लीक आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इस प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है। कैसे, आपने इस प्लेट की कैपेसिटी को अब बढ़ा दिया है, और वो कैसे बढ़ी, वो इस तरह बढ़ गई कि आप लोगों की ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गई। तो ये हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने के बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट थी, अर्थिंग करने के बाद आप लोगों की ये नेगेटिव चार्जेज रह जाएंगे, पॉजिटिव चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से 100 वोल्ट था, इसकी वजह से -5 वोल्ट था, और जिसकी वजह से +2 वोल्ट था, +2 वोल्ट ही माना था, हाँ +2 वोल्ट जिसकी वजह से माना था वो चला गया। तो अब नेट पोटेंशियल कितनी रह गई, 95। अब आप कितने चार्ज लेके आ सकते हो, 5 मोर चार्जेज आर नाउ कैन बी स्टोर ऑन द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो इसका मतलब आपने कैपेसिटी बढ़ा दी है, 5 चार्जेस की कैपेसिटी इसकी और बढ़ गई है, लेने की, स्टोर करने की, होल्ड करने की। तो इस तरह से हमारे पास फिर क्या होता है, अर्थिंग के बाद जो डिवाइस बचती है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप डी, इसे हम कहते हैं ये कैपेसिटर।
ये है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। आई होप आप लोगों को कैपेसिटर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट डू यू मीन बाय ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करेंगे और फिर इसके अंदर कुछ मटेरियल को, कंडक्टिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करके उनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये दो लेक्चर हार्डली या 3 मान लीजिए मुश्किल से, उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, फिर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।